प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का अगला भाग। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हम लोगों को पढ़ना है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्व। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्व। चलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो पहला तत्व है बच्चों वो है भौगोलिक तत्व, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है वो है भौगोलिक तत्व। ठीक है, चलिए इसमें भौगोलिक तत्व में जो पहला है वो है बच्चों भौगोलिक बनावट। किसी राष्ट्र की भौगोलिक बनावट, भौगोलिक बनावट जैसे भूगोल है उसका, भूगोल के आधार पर, भूगोल में आप समझ सकते हैं भूमि की बनावट, भूमि की स्थिति। ठीक, बनावट जो है ये खास करके सुरक्षा एवं बाधा दोनों पैदा करती है। ठीक है बच्चों, भौगोलिक बनावट जो है ये किसी राष्ट्र की को सुरक्षा भी प्रदान करती है, किसी राष्ट्र की सुरक्षा में बाधा भी पैदा करती है, और इसका जो है युद्ध कौशल पर विशेष प्रभाव होता है राष्ट्र की भौगोलिक बनावट का। ठीक है, चलिए बच्चों युद्ध कौशल में विशेष प्रभाव कैसे होता है, कहने का मतलब एक राष्ट्र उसकी जैसी बनावट होगी, जैसी उसकी सीमाएं होंगी, ठीक है, उसी प्रकार जो है उसको सेनाएं रखना पड़ेगा। इसलिए युद्ध कौशल का प्रभाव यही है। अगर एक राष्ट्र की सीमाएं केवल थलीय हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, केवल स्थलीय है अर्थात भू अवेष्टित, चारों तरफ से केवल थलीय सीमा है, चारों तरफ केवल जो है अन्य राज्यों की सीमाएं, अन्य राष्ट्रों की सीमाएं हैं, तो उसके लिए केवल प्रमुख सेना कौन सी होगी, उसकी थल सेना, और थल सेना की सहयोगी सेना के रूप में उसको वायु सेना रखना होगा, एयरफोर्स। किसी अगर भूगोल जो है, किसी राष्ट्र का भूगोल अगर जो है क्या बोलते हैं केवल जलीय सीमा है या द्वीप के आकार में है, तो उसे अपनी संपूर्ण शक्ति, अधिकतम शक्ति जो लगानी होगी आंतरिक सुरक्षा के लिए उसको केवल थल सेना रखनी होगी, और बाह्य सुरक्षा के लिए उसको एक शक्तिशाली जो है नौसेना की जरूरत पड़ेगी, और दोनों के सहयोग के लिए उसको चाहिए वायु सेना, एयरफोर्स। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलिए किसी राष्ट्र के पास अगर जलीय और थलीय दोनों सीमाएं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, अब स्थिति में जलीय थलीय जल स्थलीय दोनों सीमाएं हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, जैसे भारत की सीमा है जलीय भी है और थलीय भी है, तो इसको जो है अपनी सेनाओं को देखा जाए तो थलीय सेना, नौसेना की भी जरूरत पड़ेगी। अब थलीय सीमा है अन्य राष्ट्रों से, पाकिस्तान और जो है इससे बांग्लादेश, तो इनके लिए भारत को थल सेना की भी जरूरत पड़ेगी, और दोनों के सहयोग के लिए वायुसेना की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आज के समय में देखा जाए तो जैसे भारत के जो उत्तरी सीमाएं हैं, पर्वतीय सीमाएं हैं काफ़ी हद तक, तो पर्वतीय डिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों युद्ध कौशल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए तो पहले की जो स्थिति थी, पहले की स्थिति में भारत को पर्वतीय सीमाओं पर बहुत अधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पर्वत को लांघना सबके बस की बात नहीं थी, खास करके सेनाओं के बस की बात नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय के टेक्नोलॉजी के युग में अब ये कार्य संभव हो गया है। आज के बने हुए हथियार, अस्त्र शस्त्र, आज के इस टेक्नोलॉजी में लड़ाकू विमान और मिसाइलें, प्रक्षेपास्त्र, अभी जो भी हथियार बने हैं ये हर स्थानों पे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अर्थात राष्ट्र की जैसी बनावट होगी, युद्ध कौशल का मतलब होता है उसी प्रकार की सेना या उसी प्रकार की ट्रेंड सेना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और सुरक्षा हेतु सेनापति की राष्ट्र की भौगोलिक बनावट से परिचित होना चाहिए। कहने का मतलब अगर राष्ट्र जो है
राफ्ट की जो भौगोलिक बनावट है, सेना अध्यक्ष को उससे परिचित होना चाहिए कि किस समय किस प्रकार की भूमि पर हमको किस सेना का प्रयोग करना है। और ऐसी स्ट्रैटेजी का भी निर्माण लगभग बच्चों हर राष्ट्र में हो चुका होता है, और हर राष्ट्र के सेनाध्यक्ष अपनी युद्ध नीतियों को पहले से ही बना के रखते हैं कि इस तरफ से दाएं बाएं पीछे पहाड़ी सीमा से आक्रमण हुआ तो हमको कैसी रणनीति अपनानी होगी, और समुद्री सीमा से आक्रमण हुआ तो हमको कैसी रणनीति अपनानी होगी। तो ये चीज़ें जो है बना के सभी हर राष्ट्रों में रखा जाता है। चलिए अगला है सीमांत। बच्चों ये हो गई बनावट, अगला है सीमांत। सीमांत का मतलब राष्ट्र की सीमाओं का जो अंत है, जहाँ से राष्ट्र की सीमाएं समाप्त होती हैं। तब देखिए सीमांत क्या है, दो ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो जलीय होंगी या स्थलीय होंगी, या तो जलीय और स्थलीय दोनों होंगी, या तो एक होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में दोनों सीमाएं हैं, जलीय भी है स्थलीय भी है। कहने का मतलब उधर जो है समुद्र के किनारे जाकर भारत की स्थलीय सीमा खत्म हो जाती है, समुद्री सीमा शुरू होती है, और इधर हिमालय पर्वत के पास स्थलीय सीमा जो है समाप्त हो जाती है, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, नेपाल की सीमाएं शुरू होती हैं, चाइना की सीमाएं शुरू होती हैं, इधर वर्मा म्यांमार की सीमाएं शुरू होती हैं, इधर बांग्लादेश की सीमाएं शुरू होती हैं। तो जहाँ से इनकी सीमाएं शुरू होती हैं वही हमारी सीमाएं समाप्त होती हैं बच्चों, वही है सीमांत। तो सीमांत का मतलब जहाँ हमारी सीमाओं का अंत हो रहा है वो जलीय है या थलीय। ठीक। अब देखिए अभी नीचे ये भी है कि सीमाओं को ध्यान में रखकर सेनाओं के संगठन पर विचार किया जाता है, जैसे जल थल तथा वायु सेना। बच्चों इसके बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक। तो सुरक्षा के तत्व में सीमांत का भी अधिक महत्व है, और सीमाओं के आधार पर ही जल एवं थल सेना की संख्या एवं प्रशिक्षण का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, कि हमारी जितनी बड़ी थलीय सीमा जितनी है, जलीय सीमा जितनी है, उसी के अनुपात में उसी के अनुरूप हमको सेनाएं रखनी पड़ती है, और उसी तरह हमारी सेनाओं का प्रशिक्षण भी होगा। ठीक है बच्चों। जैसे पहाड़ी डिवीजन पर लड़ने के लिए पर्वतीय डिवीजन, पहाड़ी युद्ध कला में ट्रेंड हमारी सेना होनी चाहिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र विस्तार। अब देखना है इसमें कितना राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र कितना बड़ा है। अर्थात सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा, जितना बड़ा राष्ट्र होगा, उसको जीतना उतना ही कठिन होगा। ठीक है बच्चों। देखिए अधिक क्षेत्रफल का सुरक्षा में विशेष महत्व होता है। अब जब बड़ा राष्ट्र है तो उसका सुरक्षा में महत्व कैसे होगा, कहाँ होगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर से। अधिक संसाधन एवं खनिज पदार्थ बड़े राष्ट्रों में अधिक होने की संभावना होती है। कहने का मतलब अधिक खनिज पदार्थ, अधिक प्राकृतिक संसाधन, ये चीजें बड़े राष्ट्रों में ज्यादा होने की संभावना रहती है, फिलहाल होती भी है। ठीक। और क्षेत्रीय विस्तार के कारण ही नेपोलियन एवं हिटलर जैसे महान सेनानायक रूस को पराजित नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों। रूस इतना बड़ा राष्ट्र था कि नेपोलियन और हिटलर नहीं बच्चों, ये है हिटलर। ठीक है, हिटलर जैसे महान सेनानायक रूस को पराजित नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, भारत जैसा बड़ा राष्ट्र, इस पे अधिकार करने में अंग्रेजों को 100 वर्ष लग गए। ठीक है। और दूसरी बात, एक राष्ट्र को अगर देखा जाए तो बहुत सारी सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराता है बड़े राष्ट्र। जैसे अगर ये जो है द्वितीय कहते हैं ना, द्वितीय प्रहारक क्षमता उपलब्ध कराता है बड़ा राष्ट्र। एक क्षेत्रफल से बड़ा राष्ट्र, कहीं पे मान के चलिए युद्ध हो रहा है, अगर हम युद्ध में पराजित हो जाते हैं उस स्थान पे, तो हम पीछे आकर अपनी जो है फिर से अपने आप को संगठित करके फिर से युद्ध करते हैं। तो ऐसे में जितना बड़ा राष्ट्र होगा हमको उतनी प्रहारक क्षमता हमको मिलेगी। ठीक है बच्चों। चलिए कहाँ पहुँच गए हम सर। हाँ, तो बच्चों क्षेत्र विस्तार का जो महत्व होता है वो यही होता है कि पहली बात तो सुरक्षा में विशेष महत्व होता है, अधिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होने की संभावना होती है। ठीक है। और क्षेत्र विस्तार के कारण जो है बहुत जल्दी उसको पराजित नहीं किया जा सकता। जैसे भारत को अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करने में 100 वर्ष लगा दिए। ठीक है। और जो है बड़े क्षेत्र में द्वितीय प्रहारक क्षमता कई बार मिलने की संभावना होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का भौगोलिक तत्व में अगला जो तत्व है वो है जलवायु। ठीक है।
अब देखा जाए तो जलवायु जो है ये सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जलवायु का मतलब होता है बच्चों मौसम, ठीक है। और सैनिकों की क्षमता राष्ट्र की जलवायु पर ही निर्भर करती है। कहने का मतलब राष्ट्र की जो सैनिकों की जो क्षमता होती है, जैसे ठंडे प्रदेश के सैनिक हैं तो वो ठंडी में जितना अच्छी तरह से जो युद्ध कर लेंगे, हो सकता है गर्मी का मौसम उनको सूट ना करे, गर्मी के मौसम में ना लड़ पाएँ। इस प्रकार जो गर्म प्रदेश के जो सैनिक हैं, हो सकता है ठंडी के मौसम में वो युद्ध ना कर पाएँ। तो और अपने यहाँ की स्थिति तो इतनी अच्छी है कि अपने यहाँ तो हर प्रकार की ट्रेंड सैनिक हैं। कहने का मतलब ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, हर प्रकार का मौसम, बसंत के मौसम में हर प्रकार का मौसम है, हर प्रकार की जलवायु है, ठीक है बच्चों। हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की जलवायु, ठीक है। तो हर प्रकार से अपने यहाँ सेनाएं सैनिक अपने यहाँ के ट्रेंड हैं, हर प्रकार से हर समय युद्ध के लिए तैयार हैं और हर मौसम में लड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए 20 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के विकास में इसका भी महत्व कम नहीं है, ठीक है। और हंटिंगटन ने क्या कहा है कि एक राष्ट्र के विकास हेतु 32 अंश फ़ारेनहाइट से 70 अंश फ़ारेनहाइट के बीच में तापमान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला तत्व जो है, ये तो अभी बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे भौगोलिक तत्वों के बारे में। भौगोलिक तत्वों में जैसे हो गया क्या क्या, बनावट, सीमांत, क्षेत्र विस्तार, जलवायु, ये है भौगोलिक तत्व। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक तत्व। राष्ट्र की सुरक्षा का जो अगला तत्व है वो है आर्थिक तत्व। अगर देखा जाए तो प्रत्येक विकास कार्य में धन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी विकास कार्य हो, चाहे सेनाओं का विकास हो, चाहे हथियारों की खरीद फरोख्त हो, चाहे रिसर्च वर्क हो, कोई भी विकास कार्य, चाहे जैसा भी विकास कार्य हो, हर विकास कार्य में किसकी जरूरत पड़ती है, धन की, अर्थात अर्थव्यवस्था की। और बच्चों, अर्थव्यवस्था को या आर्थिक शक्ति को प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कही जाती है। अब इसको कही क्यों जाती है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखा जाए तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है बच्चों रक्षा उपकरण, रक्षा, राष्ट्र की रक्षा नीति, रक्षा योजनाएं, रक्षा संबंधी उपकरण, रक्षा व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं। कहने का मतलब वर्तमान समय में वर्तमान युद्धों को वही राष्ट्र लड़ सकता है जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक मजबूत है, क्योंकि वर्तमान जो है हथियार काफ़ी महंगे हो गए हैं। हथियारों की स्थिति जो है, हथियार सिविलियन नागरिक विकास कार्य से बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। अब एक आप समझ लीजिए, एक छोटी सी अगर आप रिवॉल्वर खरीदने जाओ जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, मुश्किल से वजन होगा 1 केजी, आधा केजी, इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसकी बच्चों कीमत कितनी होती है, 60-70 हज़ार रुपये से लेके उसके ऊपर 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख रुपए तक उसकी कीमत होती है। अब बताइए, आधा किलो लोहा कीमत आधा 2.5 लाख, ठीक है बच्चों। बाकी और आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, सिविल वर्क में कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसकी कीमत उतना नहीं होती, क्योंकि रिसर्च वर्क से लेके हर प्रकार की बनावट से लेके फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में रक्षा व्यवस्था जो है और आज के युद्धों की व्यवस्था वही राष्ट्र कर सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि रक्षा उपकरण महंगे हो चुके हैं और रक्षा उत्पादन पर जो है अधिक खर्च भी होता है, ठीक है। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर, ठीक है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बिना औद्योगिकरण के संभव नहीं है, बिना औद्योगिक विकास के संभव नहीं है। अर्थात अपने यहाँ हर प्रकार के रक्षा उपकरणों के निर्माण की फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, और फैक्ट्रियाँ तभी होंगी जब अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तब, ठीक है। और बच्चों, वर्तमान युद्धों में आर्थिक युद्ध भी लड़ा जाता है। आर्थिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि आज का युद्ध केवल जरूरी नहीं है कि सैनिक ही लड़ें, आज के युद्ध हर क्षेत्रों पे लड़ा जाता है। जैसे शत्रु के अर्थव्यवस्था वाले केंद्रों पर आक्रमण करना, अर्थव्यवस्था जहाँ पे शत्रु की आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक, और
पत्र को जहाँ से सप्लाई मिल रही है, जहाँ हथियारों का निर्माण हो रहा है, गोला बारूद का जहाँ निर्माण हो रहा है, गोला बारूद का गोदाम जो है वहाँ पर आक्रमण होता है। जैसे उद्योगों में हड़ताल कराना, हड़ताल करवा देने से उद्योग का कार्य ठप हो जाएगा। आगे, उद्योगों को हवाई बमबारी द्वारा नष्ट करना। कहने का मतलब वही है, जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, रक्षा उपकरणों का, अन्य उपकरणों का, सैनिक संबंधी उपकरणों का, आर्थिक चीज़ों का, तो वहाँ भी हवाई बमबारी द्वारा उनको नष्ट किया जाता है। और अनाज के गोदामों में और खड़ी फसलों को आग लगा दिया जाता है। ये है बच्चों आर्थिक युद्ध। सैनिक युद्ध के साथ साथ आर्थिक युद्ध दोनों एक साथ ही लड़ा जाता है। कहने के मतलब बॉर्डर पर सैनिक युद्ध और बैकडोर से आर्थिक युद्ध दोनों एक साथ लड़ा जाता है। जितना हो सके सैनिकों पर भी आक्रमण कीजिए, सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों पर भी आक्रमण कीजिए, शहरों पे बम गिराइए, कॉलेजों पे बम गिराइए, संस्थानों पे, विभिन्न संस्थानों पे, शैक्षणिक संस्थान हो गया और फैक्ट्रियाँ हो गई, औद्योगिक धंधे हो गए, उन पर भी बम गिराया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो है आर्थिक के बाद जो है राजनैतिक तत्व आ जाता है। राजनैतिक तत्व क्या है? आंतरिक व विदेश नीति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आंतरिक नीति में क्या होता है, क्योंकि राजनीति में दोनों आता है बच्चों, आंतरिक नीति और विदेश नीति, बाहर की नीति, अन्य राष्ट्रों से संबंध। आंतरिक में प्रत्येक व्यक्ति हेतु बराबर उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, हर व्यक्ति बराबर उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। और वाह में बच्चों सुदृढ़ विदेश नीति, संप्रभु सरकार। ठीक है, विदेश नीति सुदृढ़ हो, आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से मदद मिल जाए, विदेशों से सपोर्ट, समर्थन मिल जाए। ठीक, तो यही होती है विदेश नीति। विदेश नीति अच्छी है तो हम तरह से सुरक्षित हैं। हर प्रत्येक राष्ट्र जो है हमारी मदद करने के लिए, हमारा हर मित्र तैयार रहेगा। ठीक है बच्चों, और अस्थायी एवं सुदृढ़ सरकार ही राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण नीतियां अपना सकती है। जो राष्ट्र का जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही उसकी नीति होगी। अगर नेतृत्व राष्ट्र का अच्छा है तो आंतरिक मोर्चे पर भी और बाह्य मोर्चे पर भी दोनों स्थान पर नेतृत्व अच्छा करेगा। जैसे आज के समय में अगर देखा जाए, चलो आज का उदाहरण नहीं देंगे, इसको रहने ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि गुरु जी राजनीति कर रहे हैं। चलो छोड़ो। तो कहने का मतलब वही है, एक सुदृढ़ सरकार ही आंतरिक मोर्चे पर और बाह्य मोर्चे दोनों को अच्छी तरह से व्यवस्था वो कर सकती है। अगला देखते हैं हम लोग है धार्मिक तत्व। बच्चों देखिए, विभिन्न धर्मों वाले राष्ट्र में भी धार्मिक खतरा मौजूद होता है। एक प्रकार से सुरक्षा का ये भी तत्व महत्वपूर्ण होता है बच्चों। ये धार्मिक नहीं है बच्चों, ये धार्मिक है। इसमें एक पाई आप लोग लगा दीजिएगा, धार्मिक। टाइप में थोड़ा सा गलती हो गई है तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, धार्मिक तत्व। ठीक, विभिन्न धर्मों वाले राष्ट्र में भी धार्मिक खतरा मौजूद होता है, सांप्रदायिक भी मौजूद होता है। क्योंकि और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे धार्मिक खतरा उत्पन्न ही ना हो, अर्थात हर धर्म को मानने वालों के प्रति बराबर व्यवहार। ठीक, जैसे जनता जाति और जनता के बारे में, जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र को महत्व प्रदान करे, अर्थात राष्ट्र के सामने उसका धर्म कोई मायने नहीं रखता, सर्वोपरि राष्ट्र हित। ठीक, और जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। और यह तभी संभव है जब सरकार ऐसी धार्मिक नीति बनाए कि जनता अपने धर्म से अधिक महत्व राष्ट्र को दे, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि हो। ये तभी संभव है जब नेतृत्व ऐसा होने देगा तब। बच्चों कहीं कहीं तो दिक्कत तब होती है जब नेतृत्व ही जो है भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाता है, जिसके कारण राष्ट्र की जनता जो है वो अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद पर उतारू हो जाती है, विद्रोह पर उतारू हो जाती है। ठीक है, अर्थात की सरकार ऐसी धार्मिक नीति बनाए, जैसे देखा जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्षता का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अधिकार और राष्ट्र के अंदर यह भावना विकसित की जाए कि जनता प्रत्येक वर्ग को अंदर आदर की भावना से देखे। यानी किसी वर्ग को जनता के किसी भाव से ऐसा न लगे कि हमारा अपमान हो रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है।
और समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच आपसी प्रेम, सहयोग एवं सद्भावना का विकास हो। ठीक है बच्चों, ये सामाजिक तत्व कहने का मतलब एक प्रकार से हर वर्ग के बीच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में जब तक एक समाज के रूप में मिलकर रहेंगे तो समझ लीजिए वही राष्ट्र जो है ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक, अगला है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य का मतलब इसमें राष्ट्रीय चरित्र या स्वभाव, राष्ट्र का स्वभाव कह सकते हैं हम लोग, राष्ट्र की परंपरा कह सकते हैं काफ़ी हद तक। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ ऐसे सांस्कृतिक मूल्य हैं जो कि राष्ट्र को नैतिक बल एवं चरित्र प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, नैतिक का मतलब जैसे भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, भारत की संस्कृति शांतिप्रियता की है। ठीक है, भारत एक शांतिप्रिय, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला ऐसा राष्ट्र है। ठीक है, और सांस्कृतिक मूल्य राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हैं। जैसे भारत का सांस्कृतिक मूल्य क्या है? मानवता की सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, या संपूर्ण धरतीवासी एक परिवार के रूप में है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ गड़बड़ी होती है क्या सर? अगला है मानवीय तत्व। इसमें क्या होता है? सरकार का दायित्व। ठीक है, इसमें सरकार का दायित्व जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा सेवा, रोजगार, यातायात व्यवस्था आदि आते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा में मानवीय तत्व का भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानवीय तत्व ऐसा होता है जिससे अगर थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हुई, अगर राष्ट्र में अगर बेरोजगारी फैली, भुखमरी फैली, अशिक्षा फैली, चिकित्सा सेवा में डिस्टर्ब हुआ, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इन सभी चीज़ों से, यातायात व्यवस्था अगर हमारी खंडित हुई तो वहाँ भी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और आंतरिक सुरक्षा खास करके अलगाववाद, विद्रोह ये सब होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्वस्थ जनता ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती है, इसलिए जनता को स्वस्थ रखा जाए, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सेवाएं, इन सब के लिए, शिक्षा, यातायात व्यवस्था सब के लिए बराबर मुहैया हो। ठीक, चिंता मुक्त जनता ही राष्ट्र की सुरक्षा में सहायक हो सकती है। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही आतंकवाद, विद्रोह, नक्सलवाद आदि का जन्म नहीं होता। सही बात है बच्चों, अगर जो है जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, उन्हीं में से विद्रोह, नक्सलवाद, अलगाववाद आदि सभी का जन्म होगा। या फिर किसी वर्ग के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तब इन सब चीज़ों का जन्म होता है। याद रहे कि जनता का शोषण ही जनता को आतंकवादी, विद्रोही, नक्सली, लुटेरा आदि बनने पर मजबूर कर देती है। ठीक है बच्चों, अब जनता का शोषण चाहे कोई अमीर वर्ग करे चाहे गवर्नमेंट करे, उसी से आतंकवादी, विद्रोही, नक्सली पैदा होंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि जनता का शोषण ना हो, हर प्रकार की जनता के साथ सरकार बराबर व्यवहार करे, नेतृत्व में सबका बराबर योगदान निश्चित करे। ठीक है बच्चों, और सरकार जो कि आजकल अपने हिंदुस्तान में जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी चीज़ें जो है नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी बने। ठीक है बच्चों, बड़े दुख की बात यह है कि हमारे भारत जैसे राष्ट्र में ये चीज़ें आज भी देखने को मिल रही हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ का जो नेतृत्व है राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो, खास करके राज्य स्तर पर ज़्यादा है। तो राज्य स्तर पर बच्चों ये धर्म की बात छोड़िए, यहाँ पर जातिवाद की भावना ज़्यादा फैली हुई है। नेतृत्व के अंतर्गत, नेतृत्व में यानी राज्य के जो नेता वर्ग हैं, नहीं रहता तो ये लोग उसकी भावना को, जातीय भावना को, धार्मिक भावना को, इन सबको भड़काने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व सभी मानवीय तत्व इसमें समाहित होते हैं। सैनिक तत्व में अर्थात पड़ोसी राष्ट्रों एवं शत्रुओं के मुकाबले नए एवं आधुनिक हथियारों से सज्जित होना, यानी सैनिक तत्व में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे पड़ोसी का शत्रु होता है बच्चों, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। क्योंकि अब कौटिल्य ने कहा है कि पड़ोसी का शत्रु होता है, ये बात सही है, खास करके भारत के पड़ोसियों के मामले में। क्योंकि भारत के जो ताकतवर पड़ोसी हैं, भारत और चीन और पाकिस्तान जैसे,
इन दोनों से भारत का सीमा विवाद है। सीमा विवाद भारत ने नहीं, इन दोनों ने खुद ही पैदा कर रखा है स्वयं। चाइना मैकमोहन रेखा को सीमा विवाद बना के रखा है, भारत के बड़े क्षेत्रों पे कब्जा कर रखा है। क्या जरूरत थी उसको भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करने की? वही इसीलिए ये बातें महत्वपूर्ण है। जैसा आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि पड़ोसी पड़ोसी का मित्र हो ही नहीं सकता, सदा शत्रु ही होता है। तो वही चीज़ ये लोग दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम पड़ोसी हैं। चलिए, इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी सेना के जो हथियार हैं पड़ोसियों के मुकाबले कम से कम समान, नहीं तो उससे अच्छे हों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कि आरामदायक होगी। आधुनिक हथियार शत्रु के मुकाबले हमारे अच्छे होने चाहिए राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के लिए। और सेना का दायित्व क्या होता है? वाह्य सुरक्षा। वाह्य सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद से रक्षा और किसी आक्रमण से सुरक्षा, ये सभी आती है वाह्य सुरक्षा के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो घुसपैठ हो रही है उससे रक्षा, सीमाओं की रक्षा, किसी आक्रमण से रक्षा, सब लोग जानते ही हो। आंतरिक सुरक्षा में जैसे मानवीय सेना, जैसे बाढ़ आ गई, अकाल, भूकंप, राहत कार्य का कार्य जो हमारी सेना जो मदद करती है वो है आंतरिक कार्य। ये कार्य भी हमारी सेना करती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहने का मतलब ये है बच्चों कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत जो भी तत्व हैं वे सभी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय सुरक्षा में जैसे हम मानते हैं प्रमुख सुरक्षा 3 चीज़ की होनी है, बाकी अन्य चीज़ें सामान्य है। ठीक है, अन्य चीज़ भी जरूरी है, लेकिन प्राथमिकता में बस वही एकता, संप्रभुता और अखंडता। चलिए ठीक है बच्चों, ये चैप्टर इसमें समाप्त होता है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अब अगले भाग में क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता निकटतम पड़ोसी से खतरे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।